ये खूंखार था और इतना आक्रामक था कि जहां भी जाता था इसको लोग यही बोलते थे कि देखो ये बाघ है, बाघ बाघ, बहुत आक्रामक। दिल्ली पर कब्जा हो जाता है किसका? बाबर का। लेकिन बाबर इस बार वह नहीं करता जो लोग बाबर से उम्मीद करते हैं। देखो इंसान ऐसा होता है ना, उसको जानवर बोलोगे तो उसको तकलीफ होगा, लेकिन उसको अगर तुम शेर बोल दिए ना वो बहुत खुश हो जाए। देखो ना, करीना कपूर अपने बेटा का नाम तैमूर रखी थी तो कितना लोग विरोध कर रहे थे इसी कारण, क्योंकि कभी भी दो खतरनाक लोगों की शादी आपस में मत करो, नहीं तो जो लड़का पैदा होगा ना वो उत्पात मचा देगा। दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं HR नॉलेज लेगुन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो आप तुरंत हमें बताएंगे कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो आइए देखते हैं कि बाबर ने कैसे भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले ये समझिए कि बाबर का असली नाम बाबर नहीं था, बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और यह पैदा हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। जब इसका असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था तो इसको लोग बाबर क्यों कहने लगे? क्योंकि जब जहीरुद्दीन मोहम्मद पैदा होने के बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ जब, तो 10-12 साल की उम्र में ही इसने अपनी एक सेना खड़ी की और सेना खड़ी करके अपने आसपास के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। और इतना ये खूंखार था और इतना आक्रामक था कि जहां भी जाता था इसको लोग यही बोलते थे कि देखो ये बाघ है, बाघ बाघ, बहुत आक्रामक है, बाघ है। तो तुर्की भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता था। तो इसीलिए बाबर को जब लोगों ने बाघ बाघ कहना शुरू किया, बाबर बाबर कहना शुरू किया, तो बाबर को ये बहुत अच्छा लगा और उसने अपना नाम ही क्या रख लिया? बाबर रख लिया। देखो इंसान ऐसा होता है ना, उसको जानवर बोलोगे तो उसको तकलीफ होगा, लेकिन उसको अगर तुम शेर बोल दिए ना वो बहुत खुश हो जाएगा। तो इसी तरह बाबर भी बहुत खुश हुआ और अपना नाम इसने क्या रख लिया? बाबर ही रख लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद पहले नाम था। अब जरा बाबर के जन्म की पृष्ठभूमि देखते हैं। तो बाबर की माँ क्या थी? मंगोल बिरादरी की थी, मंगोल जाति की थी। और बाबर का जो पिता था वो तुर्क था। बाबर की माँ जो थी वो मंगोल थी और बाबर का पिता तुर्क था। तुर्क अपने आप को कहते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, थे ही वो तैमूर के वंशज। और इसी तरह मंगोल क्या थे? चंगेज खां के वंशज थे। और ये चंगेज खां और तैमूर दोनों ही बड़े खूंखार आदमी थे। देखो ना, करीना कपूर अपने बेटा का नाम तैमूर रखी थी तो कितना लोग विरोध कर रहे थे इसी कारण, क्योंकि तैमूर और चंगेज खां दोनों ही बड़े क्रूर थे अपने अपने जमाने में। ये तुर्क था, ये तैमूर तुर्क था और ये चंगेज था। तो चंगेज की वंशज थी, चंगेज में ही जो डिसेंडेंट पीढ़ी आई उसी में वंशज थी। उसकी माँ वो थी मंगोल और पिता उसका था तुर्क। तो इस तरह से आप देखें तो बाबर के अंदर तुर्कों और मंगोलों, दो सबसे खतरनाक मुसलमानों की जो बिरादरी थी, उनके रक्त का मिश्रण था। इसीलिए बाबर भी इतना खतरनाक पैदा हुआ। तो इस कहानी से आपको दो शिक्षा मिल जाती है क्या? कि कभी भी दो खतरनाक लोगों की शादी आपस में मत करो, नहीं तो जो लड़का पैदा होगा ना वो उत्पात मचा देगा। और एक कहानी ये भी समझो कि 14 फरवरी को पैदा हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन, जिस दिन आप लोग प्यार वाला दिन मनाते हैं, उस दिन पैदा हुआ आदमी दुनिया में कितना कितना कारनामा कर गया। आप आगे देखना आप इस बात को, ठीक है। तो पूछे कोई कि बाबर, तो एक नया राजवंश उत्पन्न हुआ ये तुर्कों और मंगोलों के मिलने से। तुर्क और मंगोल जानता था, लेकिन बाबर अपने आप को हमेशा क्या कहता था? तुर्क कहता था, तुर्क मुसलमान कहता था। और एक नया वंश, राजवंश मुगल इसने बनाया। और अब देखते हैं कि वो भारत में कैसे आता है मुगल। अब समझिए इस बात को कि बाबर की तो ये शैली ही होती है कि वो जहाँ भी जाता है लूट मार करता है और लूट मार करके सारे खजाने को लेकर के अपने देश चला जाता है। और उसका देश कौन सा होता है? उसका देश होता है ये उज्बेकिस्तान के आसपास का इलाका, अफगानिस्तान के आसपास का इलाका, जैसे काबुल हो गया, फरगना हो गया, इस जैसे जगहों पर वो शासन करता है। और आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर, इधर उधर के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर वो लूट मार करता है। और लूट मार से जो उसको खजाना मिलता है वो ले जाकर के कहाँ आता है? उज्बेक लोगों के पास लेकर के चला आता है और इस तरह से वो अपना काम करता है। अब होता क्या है कि भारत में जो पहला आक्रमण बाबर करता है, बाबर जो भारत में पहला आक्रमण करता है वो कहाँ पे करता है? वो राजस्थान के भेरा अथवा भीरा डिस्ट्रिक्ट, कहीं कहीं भेरा लिखा होता है और कहीं कहीं भीरा लिखा होता है। तो आप इसको देख लेना कि क्या आपको करना है, या भेरा या भीरा कुछ भी आए वही लगाना। तो भारत में जो बाबर पहला आक्रमण करता है वह राजस्थान में, ये वाला जो राज्य है राजस्थान भारत का, उस राजस्थान राज्य के भीरा डिस्ट्रिक्ट में करता है। और कब करता है? 1519 ईस्वी में। तो वही प्रकृति होती है कि राजस्थान में आक्रमण करता है, फिर यहाँ से कुछ खजाना वगैरह लूट करके फिर अपने देश वापस चला जाता है। फिर 1520 में फिर आक्रमण करता है, फिर वहीं आक्रमण करता है जहां पहली बार आक्रमण किया था। और यूसुफजाई जाति के खिलाफ इसका विद्रोह होता है और यह क्या करता है? फिर से यहाँ खजाना वगैरह लूट करके वापस चला जाता है। ये तो रही कहानी बाबर के प्रथम आक्रमण की कि भारत में पहली बार आक्रमण कब किया। लेकिन ये भीरा वाले आक्रमण से अभी मुगल वंश स्थापित नहीं हुआ है भारत में। मुगल वंश कब स्थापित होगा? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से। लेकिन 1520 के बाद क्या गतिविधि होती है भारत के अंदर, उसको जरा समझने की कोशिश करो। होता क्या है कि 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर
लोदी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी बैठ जाता है। ठीक, 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और उसी समय राजस्थान में एक जगह होती है चित्तौड़गढ़। ये देखो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये पिंक वाला, यहाँ पे ये गोला मैंने जो किया है ये चित्तौड़गढ़ होता है। और चित्तौड़गढ़ का जो राजा होता है वो राजपूत राजा होता है जिनका नाम होता है राणा सांगा। तो चित्तौड़गढ़ में उस समय कौन राजा है? राणा सांगा। दिल्ली में कौन राजा है? इब्राहिम लोदी। ये 1517 के और 1520 के आसपास की बात है। दिल्ली में राजा है इब्राहिम लोदी, चित्तौड़गढ़ में राजा है राणा सांगा। और इब्राहिम लोदी लाहौर में, लाहौर इसमें पाकिस्तान में चला गया लेकिन उस समय भारत में ही था, तो लाहौर में अपने भाई को भेजता है। इसके भाई का नाम होता है दौलत खान लोदी। तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, अपने भाई दौलत खान लोदी को लाहौर का गवर्नर बना करके भेजता है। लेकिन गवर्नर तो इसका भाई रहता है दौलत खान लोदी, लेकिन गवर्नर के पद से इसको संतोष नहीं होता है और वो चाहता है कि मैं इब्राहिम लोदी की जगह दिल्ली की गद्दी पर बैठूं। इब्राहिम लोदी की जगह वो दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता है। तो आप इस तरह से समझिए कि ये राणा सांगा और ये लाहौर का शासक जो होता है गवर्नर एक तरीके से दौलत खान लोदी, दोनों की ही नज़र किस पर होती है? इब्राहिम लोदी के गद्दी पर होती है। दोनों की नज़र किसके गद्दी पर होती है? इब्राहिम लोदी के गद्दी पर होती है। लेकिन गद्दी पर तो इनकी नज़र होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये सोचते थे कोई और तरीका निकाला जाए जिससे क्या हो, इब्राहिम लोदी गद्दी पर से भी उतर जाए, हम गद्दी पर बैठ भी जाएं। यानी ये सोचते थे कि कुछ ऐसी तरकीब निकाली जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो देखिए उसके लिए इन्होंने क्या किया। उसके लिए इन दोनों के दिमाग में, दौलत खान लोदी के भी दिमाग में और राणा सांगा के दिमाग में, दोनों के दिमाग में एक आइडिया सूझता है कि क्यों ना हम बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करें और बाबर को ये बोलें कि आप दिल्ली पर आकर के आक्रमण करिए। उससे पहले बाबर की हिम्मत नहीं थी राजस्थान से आगे बढ़ने की, वो नहीं बढ़ना चाहता था। उसको लगता था कि भारत में कोई मजबूत सत्ता है जो हमारा विरोध कर सकती है, हमको पराजित कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि इन राणा सांगा और दौलत खान लोदी दोनों के ही मन में यह विचार आता है कि हम क्यों ना बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करें। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचिए इस बात को। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि बाबर तो ऐसा उनके दिमाग में बैठा हुआ है, बाबर का पिक्चर, कि बाबर आएगा, लूट मार करेगा, कुछ खजानों को वहां से उठाएगा और उठा करके ले जाकर के फिर कहाँ चला जाएगा? अपने देश फरगना चला जाएगा। उनके दिमाग में ये होता है, आएगा दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस करेगा, इब्राहिम लोदी को मार देगा और जब दिल्ली को लूट पाट करके बाकायदा बराबर वो अपने देश चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, दिल्ली पर चढ़ाई कर लेंगे और दिल्ली पर चढ़ाई करके दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लेंगे। इनके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही होती है। तो इसी क्रम में होता क्या है, ये जो दौलत खान लोदी होता है, दौलत खान लोदी का एक बेटा होता है दिलावर खां। तो दौलत खान लोदी एक पत्र लिख करके दिलावर खां के द्वारा कहां भेजता है? बाबर के पास भेजता है, यहां पर काबुल में बाबर के पास भेजता है कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण करिए, और दिल्ली पर आक्रमण आप करेंगे तो हम न सिर्फ ये करेंगे कि आपका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आप किसी भी तरह की इब्राहिम लोदी की सहायता नहीं करेंगे, बल्कि आप ही का सहयोग करेंगे। ये काम किसने कहा? ये कहा दौलत खान लोदी ने। और इसी समय राणा सांगा भी एक पत्र किसको लिखता है? बाबर को लिखता है। यानी कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा दोनों ही बाबर को एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र, कि आप आइए और दिल्ली पर बाकायदे आक्रमण करिए। अब बाबर जब 1524 ईस्वी में, बाबर क्या करता है 1524 ईस्वी में, 1524 मार्कर मेरा चल नहीं रहा है, आप इसको नोट कर लेना कि 1524 ईस्वी में बाबर किसका पत्र पाता है? दौलत खान लोदी का और राणा सांगा का पत्र पाता है। और राणा सांगा और दौलत खान लोदी का पत्र पाने के बाद बाबर भारत में आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर लेता है। और बाबर जब भारत में आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर लेता है तो आक्रमण कर भी देता है। 1526 में, 1524 में पत्र पाता है, 2 साल तैयारी करने के पश्चात 1526 में आक्रमण करता है, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है और होता है एक युद्ध जिसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पहला युद्ध हुआ किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। और बाबर वही किया जो अन्य युद्धों में करता था, पूरी तरह से इब्राहिम लोदी की सेना को तहस नहस कर दिया और इब्राहिम लोदी न सिर्फ पराजित हुआ बल्कि युद्ध भूमि में ही मारा गया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा राजा था मध्यकाल में, कौन सा ऐसा राजा था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया? तो आप कहेंगे इब्राहिम लोदी, दिल्ली का राजा। पानीपत का मैदान, यहाँ पर एक पानीपत का मैदान था बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो उसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है और बाबर पूरी तरह से इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और परास्त करने के बाद इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में ही मार डालता है। ये हो गया।
अब होता क्या है कि पूरी तरह से दिल्ली पर बाबर का इस समय कब्जा हो गया। दिल्ली पर कब्जा हो जाता है किसका? बाबर का। लेकिन बाबर इस बार वह नहीं करता जो लोग बाबर से उम्मीद करते हैं। राणा सांगा और दौलत खान लोदी दोनों ये उम्मीद लगा करके बैठे थे बाबर तो अब खजानों को लूट करके अपने देश चला जाएगा, लेकिन बाबर नहीं जाता है। बाबर क्यों नहीं जाता है? तो बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखता है बाबर, और उसमें लिखता है कि मुझे दिल्ली का मौसम इतना पसंद आ गया, दिल्ली की हरियाली इतना पसंद आ गई कि मेरा फिर दिल्ली से जाने का मन नहीं किया। और पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर दिल्ली छोड़कर नहीं जाता है और भारत में स्थापना करता है मुगल वंश की, जो यहाँ से लगाकर कई सौ वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर राज करते हैं। और राणा सांगा और दौलत खान लोदी दोनों के ही मंसूबों पर पानी फिर जाता है। और आगे क्या होता है? आगे बाबर ने लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी, और 4 लड़ाइयाँ क्या, पानीपत के युद्ध को छोड़ करके आगे चल करके बाबर ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, और 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद पूरी तरह से मुगल सत्ता को भारत पर काबिज कर देता है। तो आगे जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि जब राणा सांगा और दौलत खान लोदी की सोच कामयाब नहीं होती है, दिल्ली पर बाबर ठहर जाता है, दिल्ली से वापस नहीं जाता है, तो ये लोग क्या गतिविधि करते हैं और आगे भारत में राजनीतिक गतिविधियां क्या होती हैं, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। और आपका काम क्या है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करिए। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ जाएंगे, इंस्टा पर भी जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।